नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 5 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मार्च 2024 में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो ये हो गया है 619.072 बिलियन। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2 मार्च 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा जारी किया है। आरबीआई के इस डेटा के मुताबिक बीते 23 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान इसमें 2.98 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसी का साथ ये 619.072 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये जो आंकड़े हैं वो साप्ताहिक अंतराल पर जारी किए जाते हैं। तो ये 23 फरवरी को समाप्त सप्ताह यानी कि 17 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक के आंकड़े 2 मार्च को ये जारी किए गए हैं। अब तक के सबसे लेटेस्टेड आंकड़े हैं। इससे पहले 16 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 1.13 बिलियन डॉलर घट करके 616.1 बिलियन डॉलर पर रह गया था। ठीक है, तो इससे पिछले वाले सप्ताह में इसमें कमी देखी गई थी और अब इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये चीज़ लेटेस्ट आप याद रखिए और इसको मैंने विस्तार से एक बार इसलिए दिया है कि आप जब एक बार इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको जब भी आप न्यूज़पेपर में या कहीं भी इस खबर को देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाया करेंगे। बार बार आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको याद रहेगा। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645 बिलियन डॉलर सर्वकालिक स्तर पर पहुंचा था। तो ये सबसे ऊंचा अब तक पहुंचा था अक्टूबर 2021 में। अब विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? ठीक है, तो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां हैं जिनका उपयोग जरूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारी का भुगतान कर सकता है। और किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, जब जरूरत पड़ने पर अगर देश में जो है आयात करना है इमरजेंसी के समय में तो वो इनसे कर सकता है। तो इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, स्वर्ण भंडार शामिल होता है, विदेशी आहरण अधिकार जिसे एचडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट और आईएमएफ के पास रिवर ट्रेंच जो जमा होते हैं। तो ये 4 चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, इन सबको मिला करके कहा जाता है विदेशी मुद्रा भंडार। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स में क्या आता है? तो इसमें विदेशी कंपनियों के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा के रूप में ये रखे जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो नवीनतम आंकड़े आए हैं तो वो कितने आए हैं? तो इसमें 2.41 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये बढ़कर के कितना हो गया है? तो ये 548.188 बिलियन डॉलर हो गया है। याद रखिए कि ये जो आंकड़े होते हैं वो पूरी परिसंपत्तियों में फॉरेन एक्सचेंज एसेट वो आंकड़ा सबसे ज़्यादा होता है, यानी 548 बिलियन डॉलर के करीब। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि डॉलर के संदर्भ में जब बात की जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में पड़ी गैर अमेरिकी मुद्रा जैसे यूरो, पौंड और येन कीमतों में उतार चढ़ाव को एफसीए में शामिल किया जाता है। स्वर्ण भंडार की बात करें तो स्वर्ण भंडार भारत का कितना है? 472 मिलियन डॉलर बढ़कर के पहुंच गया है 47.848 बिलियन डॉलर पर। विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राइंग राइट तो ये 80 मिलियन डॉलर बढ़कर के और ये 18.197 बिलियन डॉलर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, आईएमएफ के द्वारा 1969 में ये शुरुआत की गई थी एसटीआर की। और एसटीआर क्या है? तो एक बास्केट ऑफ करेंसी है। तो बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस बास्केट में 5 विदेशी मुद्राएं शामिल होती हैं, तो अमेरिकी डॉलर और यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रेनबिनवी, जापान की येन और ब्रिटेन का पाउंड। तो ये 5 मुद्राएं जो है इसमें शामिल होती हैं। और चौथा है आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच। तो ये कितने जमा हैं? तो इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है 9 मिलियन डॉलर की और ये बढ़कर के हो गए हैं 4.839 बिलियन डॉलर। एक और खबर चर्चा में रहती है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने वाला है। तो वो कितना है? तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखने को मिली है। 23 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान जो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार है वो 59.3 मिलियन डॉलर की कमी के साथ अब 13.038 बिलियन डॉलर बचा है केवल। ठीक है, तो भारत का कितना है? तो 619.072 बिलियन डॉलर, जबकि पाकिस्तान का कितना है? तो 13.038 बिलियन डॉलर, जो कि काफ़ी कम है। आईएनएस जटायु नाम से नया नौसेना बेस कहाँ स्थापित होगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में 6 मार्च 2024 को नौसेना टुकड़ी मिनिकॉय को
नए नौसेना बेस INS जटायु के रूप में कमीशन किया जाएगा। नौसेना टुकड़ी मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में की गई थी। नौसेना अधिकारी प्रभारी लक्षद्वीप की कमान के तहत ये कार्य कर रहा था। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में INS दीपरक्षक के बाद INS जटायु चालू होने वाला लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा नौसेना बेस होगा। तो लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा बेस होगा। इससे पहले लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में INS दीपरक्षक जो है पहले से स्थापित है। यह कदम लक्षद्वीप द्वीपों में भारतीय नौसेना की उपस्थिति को मजबूत करेगा, उन्हें परिचालन, निगरानी, पहुंच और रखरखाव बढ़ाने में सक्षम करेगा। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका इतिहास क्या रहा है, तो इसकी स्थापना 1612 में इंडियन मैरीन के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा करी गई थी और बाद में 26 जनवरी 1950 को ये भारतीय नौसेना के रूप में स्थापित हुई। ठीक है, तो वर्तमान स्वरूप जो है वो 26 जनवरी 1950 को सामने आया। तो एडमिरल R हरिकुमार वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। तो भारत में तीनों सेनाओं को जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद नौसेना प्रमुख होंगे। नौसेना का नेतृत्व नौसेना स्टाफ के प्रमुख द्वारा किया जाता है जो एडमिरल का पद रखता है। नौसेना का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नौसेना में 2 ऑपरेशनल कमांड और 1 ट्रेनिंग कमांड है। जो भारतीय नौसेना है उसको 3 कमांडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक कमांड का नेतृत्व एक वाइस एडमिरल करता है जो फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ का पद रखता है। तो ये कमांड कौन कौन सी हैं? एक है पश्चिमी नौसेना कमांड, इसका मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वी नौसेना कमांड, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। और दक्षिणी नौसेना कमांड, इसका मुख्यालय कोच्चि में है और ये प्रशिक्षण कमांड के रूप में कार्य करती है। तो 2 ऑपरेशनल कमांड हो गई ऊपर वाली और तीसरी हो गई ट्रेनिंग कमांड। भारतीय नौसेना के पूरे देश में कई प्रमुख अड्डे या बेस स्टेशन हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कारवार जो कर्नाटक में है, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में शामिल हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नौसेना के बारे में कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छा, जो नया बेस स्टेशन स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आप देख रहे हैं, ये भारत का मुख्य भूमि है। तो ये केरल तट के पास में, तो यहाँ पर लक्षद्वीप समूह स्थित है और ये लक्षद्वीप का मेन कवरत्ती स्टेशन है। ठीक है, और ये सबसे दक्षिण में इसके मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप है, इसी पर स्थापित किया जा रहा है INS जटायु नौसेना स्टेशन। पेशा अधिनियम पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा रांची, झारखंड में। पेशा अधिनियम पर केंद्रित एक क्षेत्रीय सम्मेलन 4-5 मार्च को रांची, झारखंड में होने वाला है। इस सम्मेलन का आयोजन झारखंड के पंचायती राज विभाग के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज करेंगे। पेशा पर क्षेत्रीय सम्मेलन पेशा को लागू करने में हुई प्रगति का आकलन करने और इसकी आम समझ को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना के पंचायती राज, जनजाति विकास, वन, राजस्व और उत्पाद शुल्क विभाग इसमें भाग लेंगे या साथ आएंगे। अच्छा, पेशा कानून क्या है? तो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम, इसको शॉर्ट में कहते हैं पेशा। ठीक है, तो ये 1996 का कानून है। पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। पेशा अधिनियम 1996 पंचायतों से संबंधित इस संविधान के भाग 9 में प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए लाया गया था। तो जिन क्षेत्रों में जो है अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार नहीं था, उन क्षेत्रों के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है। इसके अनुसार 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची के तहत जो प्रावधान हैं वो इन 5वीं सूची के अलावा जो राज्य हैं उन पर लागू नहीं हो रहे हैं, उनकी जनजातियों पर लागू नहीं हो रहे हैं, तो उन पर लागू करने के लिए लाया गया। तो इसलिए इन 4 राज्यों को छोड़ करके अन्य राज्यों में जो जनजातियां हैं, अधिसूचित क्षेत्र हैं, उन पर लागू करने के लिए लाया गया। ठीक है, मानो में 10 राज्यों ने 5वीं अनुसूची वाले ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जो आंशिक या पूर्ण रूप से कई जिलों में शामिल हैं। राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। तो इन 10 राज्यों में ये अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं, क्योंकि ये पूर्णतः जनजाति क्षेत्र तो है नहीं, इनमें अन्य लोग भी रहते हैं। तो कई बार एक जिले में क्या होगा कि उसमें जनजातियां भी रह रही हैं और अन्य सामान्य लोग भी रह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आंशिक या पूर्ण रूप से या तो पूरे जिले को भी लिया जा सकता है और या उसका कुछ क्षेत्र भी लिया जा सकता है जिस क्षेत्र में वहाँ जनजाति है। ठीक है, तो इसलिए पेशा कानून लाया गया था कि जिन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से जो 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है लेकिन वहाँ जनजातियाँ हैं, तो उनको जो है किस तरीके से
अधिसूचित क्षेत्रों का विस्तार वहाँ पर किया जाए और उनको जो है पेशा कानून से संबंधित अधिकार दिए जाएं। अब इसी पेशा कानून को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है, तो इसी के लिए ये क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है रांची में। लाइनमैन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है, 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में लाइनमैन दिवस के 4थे संस्करण का आयोजन कर रहा है। यह दिवस लाइनमैन और ग्राउंड मेंटेनेंस कर्मचारियों के अथक समर्पण और सेवा को मान्यता देने के लिए मनाया जा रहा है, जो देश भर में बिजली वितरण के काम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहली बार लाइनमैन दिवस 2021 में मनाया गया था और 2024 में इसकी थीम क्या रही है, तो सेवा, सुरक्षा और स्वाभिमान इसकी थीम रही है। हाल ही में मिजोरम का कौन सा उत्सव मनाया गया है, तो ये मनाया गया है चापचार कूट उत्सव। मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार चापचार कूट उत्सव 1 मार्च को राज्य में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है। इस कार्यक्रम में आइजोल शहर के मध्य में लामुअल में असम राइफल्स ग्राउंड में विभिन्न पारंपरिक प्रदर्शनों और नृत्यों के माध्यम से मिजो समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। चापचार कूट एक बसंत त्योहार है जिसे मिजोरम के लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। झूम खेती के लिए जंगलों की सफाई के बाद स्थानीय मिजो जनजातियां पारंपरिक पोशाक पहनती हैं और चेराब और चाय नृत्य करती हैं इस अवसर पर। मिजोरम के अन्य त्योहारों की बात करें तो पाबुलकुट, लियुबा खुटला, एंथुरियम महोत्सव, ख्वांडोकुट, हिल्यूखलाकुट, ये अन्य प्रमुख त्योहार हैं। तो इनमें से हाल ही में चापचार कूट उत्सव मनाया गया है। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है, तो ये बना है निकारागुआ। निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश देश बन गया है। भारत और निकारागुआ ने दवाइयों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के बारे में फार्माकोपिया से संबंधित एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। निकारागुआ में भारत के राजदूत सुमित सेठ और निकारागुआ के स्वास्थ्य मंत्री मार्था रेइस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे आईपीसी के मानकों को, आईपीसी का यह मतलब है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, तो इससे आईपीसी के मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी, जिससे संभावित रूप से वैश्विक स्तर पर भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों को स्वीकार्यता बढ़ेगी। यह आईपीसी को एक दूरदर्शी निकाय के रूप में स्थापित करेगा जो वैश्विक मानकों के अनुरूप दवा गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है। भारतीय औषध कोष आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी आईपीसी। स्थापना 1956 में, गाजियाबाद में इसका मुख्यालय है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसे देश में औषधियों के मानक तय करने के लिए बनाया गया है। आईपीसी सितंबर 2023 में औषध कोष चर्चा समूह यानी पीडीजी का स्थायी सदस्य बना था। पीडीजी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औषधियों को मान्यता देने वाली संस्था है। पीडीजी की स्थापना 1989 में यूरोपीय औषध कोष, जापानी औषध कोष और यूएस औषध कोष ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। वर्ष 2001 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस मंच के पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हो गया था। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? सिंदरी उर्वरक संयंत्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह संयंत्र झारखंड के धनबाद के सिंदरी में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इस संयंत्र का शिलान्यास किया था। 2025 तक 4 नए संयंत्र शुरू किए जाएंगे। इन संयंत्रों के क्रियान्वित होने से किसानों को सस्ता उर्वरक उपलब्ध होगा और स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। यूरिया के उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता की बात करें तो अगले 4 वर्ष तक 4 और उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार कर देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकेगी। ठीक है, तो 4 और संयंत्रों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। ठीक, इन 5 संयंत्रों से 60 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हो सकेगा जो भारत को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। इन प्रमुख संयंत्रों में शामिल हैं तो इनमें सिंदरी उर्वरक संयंत्र, ठीक है, तो इसका जो है 1 मार्च 2024 को इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। उसके अलावा 4 अन्य कौन कौन से हैं तो रामागुंडम उर्वरक संयंत्र, गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, बरौनी उर्वरक संयंत्र, तालेचर उर्वरक संयंत्र। भारत को प्रतिवर्ष 360 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता होती है। 2014 में भारत सिर्फ 225 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन कर रहा था, लेकिन सरकार का कहना है कि भारत सरकार के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर के 310 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो 360 की हमें ज़रूरत होती है।
और बढ़ करके हो गया हमारा उत्पादन 310 लाख मीट्रिक टन, ठीक। और 7 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन ये 5 और नए संयंत्र यानी कि जिनका पुनरुद्धार हो जाएगा तो उसके बाद होगा, तो ये 7 लाख और जुड़ जाएंगे, तो 370 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होने लगेगा लगभग, ठीक है। तो इससे क्या है कि भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा और भारत को विदेशों से यूरिया का आयात नहीं करना पड़ेगा। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कितने नए सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने की मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के अंतर्गत 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने की मंजूरी प्रदान की है। इन 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों में 2 सेमीकंडक्टर इकाइयां गुजरात के धौलेरा और सानंद में स्थापित की जाएंगी, एक मोरीगांव असम में लगाई जाएगी। अगले 100 दिनों के भीतर 3 इकाइयों का निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास का कार्यक्रम 21 सितंबर 2021 को कुल 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 मार्च को। WHO द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने और कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार विश्व श्रवण दिवस मनाया। पहले इसे इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम से जाना जाता था। 2016 में उन्होंने इस दिन को विश्व श्रवण दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। 2024 की थीम क्या रही है? तो बदलती मानसिकता, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविक बनाएं। वैश्विक स्तर पर श्रवण हानि से पीड़ित लोगों की बात करें तो वैश्विक आबादी में 5% से अधिक लगभग 43 करोड़ लोग अक्षम श्रवण हानि के इलाज के लिए पुनर्वास की आवश्यकता है। एक अनुमान 2050 तक 70 करोड़ से अधिक व्यक्तियों या हर 10 में से 1 व्यक्तियों को दुर्लभ श्रवण हानि का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को हुई थी। यह परिषद राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आंदोलन को विकसित करने के लिए श्रम मंत्रालय के द्वारा स्थापित की गई थी। 2024 की थीम क्या रही है? तो ECG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात के हजीरा में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर लॉन्च किया है। बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी CDOT और क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक सहयोग बनाया है। यह साझेदारी की है। तेलंगाना सरकार 11 मार्च को गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का शुभारंभ किया है। यह अम्ब्रेला संगठन बनने से शहरी सहकारी बैंकों का कई गुना विकास बढ़ जाएगा। नागालैंड विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम यानी FMR समझौते को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है और इस प्रस्ताव के द्वारा विरोध दर्ज कराया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप एवं 10 भाषाओं में हज गाइड 2024 लॉन्च की। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपनी खुद की UPI सेवाएं फ्लिपकार्ट UPI का अनावरण किया है। तमिलनाडु के चेगलपट्टू जिले में एक बच्चे का 5000 साल पुराना नवपाषाणकालीन कंकाल मिला है। गूगल की डीप माइंड टीम ने AI प्लेटफॉर्म जीन पेश किया है। इससे आसानी से वीडियो गेम बनाए जा सकेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।